ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई स्टडी विद अनिल सर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम बायोलॉजी की प्लेलिस्ट पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंतर्गत हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र तक पहुंच चुके हैं। मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत अभी हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि ब्लड एक टिश्यू होता है जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से मिलके बना होता है। दोस्तों, अगर हम ब्लड को निकालते हैं और इनके कंपोजिशन पे ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि 55% इनमें प्लाज्मा होता है जबकि 45% इनमें ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स में, जिन्हें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया था और प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ लिया था। आज बारी है ल्यूकोसाइट्स के बारे में पढ़ने की। दोस्तों, ल्यूकोसाइट्स को हम फर्दर ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कणिका में और अकणिका में। ग्रेनुलोसाइट को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, जबकि एग्रेनुलोसाइट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को भी हम फर्दर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट में डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएँ 5 तरह की होती हैं। दोस्तों, वो मैंने आपको बताई। कौन है वो 5 तरीके? इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ये 5 तरीके की श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि WBC होती हैं। पूरे श्वेत रुधिर कणिकाओं में न्यूट्रोफिल्स की मात्रा सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? 60 to 65% ये होती है न्यूट्रोफिल्स। अगर हम जितना भी हमारे अंदर WBC पाया जाता है उसमें 60 से 65% न्यूट्रोफिल पाया जाता है, जबकि बेसोफिल की मात्रा सबसे कम होती है, 0.5 से लेके 1%, हाफ टू 1% होता है। तो दोस्तों, आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे सर्वाधिक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला WBC कौन सा है, तो आपको बताना है न्यूट्रोफिल, जबकि सबसे कम पूछा जाता है तो बेसोफिल। ठीक है, अब हम इनके फंक्शन के बारे में देखते हैं। इनके फंक्शन के बारे में भी पढ़ना ज़रूरी होता है ना। तो दोस्तों, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट इन दोनों को हम फैगोटिक सेल कहते हैं। ठीक है, दोनों का जो काम करने का तरीका होता है वो लगभग एक सा होता है। तो दोस्तों, अब हम इनके तरीके पे ध्यान देते हैं, ये कैसे काम करते हैं और हमारे बॉडी से जब भी कोई वायरस आ जाता है तो ये कैसे उसे दूर भगाते हैं। ठीक है, वायरस का खात्मा कैसे करते हैं WBC, आज हम इनके बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में आप देख सकते हैं एक WBC बना हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि ये अमीबा की तरह होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता है, ये किसी भी शेप में अपने आप को रख सकते हैं। ठीक है, तो एक WBC आप देख सकते हैं और ऊपर राइट साइड में जो है वो है वायरस। ओके, अगर हम इसको थोड़ा जूम आउट करें तो हम आपको बता सकते हैं कि ये है WBC हमारा पूरा बड़ा सा, और उसके ऊपर रेड कलर में एक डॉट जो हम देख रहे हैं वो है वायरस। ठीक है, और WBC के अंदर हम न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को भी देख सकते हैं। अब जब भी कोई वायरस, जब WBC किसी वायरस को डिटेक्ट करता है तो क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं। सबसे पहले इसका जो काम होता है WBC, ये अपने स्यूडोपोडिया, ये आप इसके सामने देख सकते हैं, ये वायरस की तरफ आगे इसने एक मुंह जैसा बना लिया है ना, तो ये जो इसका जो मुंह होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक है, इसको हम लोग स्यूडोपोडिया को फॉल्स आर्म यानी कि फॉल्स लेग भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वायरस को देखता है ये क्या करता है, अपने शेप को ऐसे बना लेता है जिससे स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स लेग यानी कि फॉल्स आर्म निकल के सामने आ जाए। फिर क्या करता है, वो उसका भक्षण कर लेता है, यानी कि वो उसको इनगल्फ कर लेता है। क्या करता है, उसे खा जाता है। ठीक है, उसका भक्षण कर लेता है। और एट लास्ट हम देख सकते हैं कि WBC ने क्या किया, उसको अपने अंदर खा के अपने अंदर समा लिया, यानी कि अब उसको खाया पिया पचाया। ठीक है, उसको अपने अंदर जाके डाइजेस्ट कर सकता है। तो ऐसे ही WBC काम करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा WBC का काम क्या होता है। जैसे किसी वायरस को देखता है ये उसकी तरफ आगे बढ़ता है और स्यूडोपोडिया, जिसे फॉल्स आर्म भी कहते हैं, ये निकालता है और उस फॉल्स आर्म के थ्रू ये
ये वायरस को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही WBC काम करते हैं। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा अमीबा होता है वो भी ऐसे ही प्रोसेस करके अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, न्यूट्रिशन की ज़रूरत तो सभी को पड़ती है, तो अमीबा बिल्कुल ऐसे ही अपना खाना खाता है। ठीक है, तो WBC हमारा इसी तरीके से किसी भी वायरस को इनगल्फ कर लेता है। ठीक है, इसके बाद WBC सेल अपने अंदर से बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है और इस तरह WBC सेल वायरस को डाइजेस्ट करके किल कर देता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस। वायरस को किल करने की प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस कहलाती है वायरस को किल करने का ये जो हमने अभी प्रोसेस देखा वो। तो अभी हमने दो WBC के बारे में पढ़ लिया। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अब हम देखते हैं बेसोफिल्स के बारे में। यह 2 तरीके का एंजाइम्स स्रावित करता है। दोस्तों ये क्या करता है? 2 तरीके से एंजाइम्स को स्रावित करता है। पहले एंजाइम का नाम है हिस्टामिन और दूसरे का नाम है हेपरिन। हिस्टामिन क्या करता है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हिस्टामिन का काम क्या होता है? हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जबकि हेपरिन का काम क्या होता है? इसी के कारण हमारे शरीर में ब्लड हमेशा तरल रूप में रहता है। इसे बफर भी कहा जाता है। यह हमारी बॉडी का pH मेंटेन करके रखता है और साथ ही शरीर के अंदर का तापमान मेंटेन करता है। इसी के कारण हमारी बॉडी के अंदर वाले खून में रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों आपने कभी सोचा है कि हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते रहते हैं, तो वो उनमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है? वो इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि WBC का जो बेसोफिल वाला पार्ट है वो हेपरिन नाम का एक एंजाइम निकालता रहता है। हेपरिन का काम क्या होता है? ये किसी भी ब्लड को ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है, बल्कि क्या करता है? ये उसको तरल रूप में बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों आप जोंक के बारे में जानते हैं? जब जोंक किसी को काट लेता है, ठीक है, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर उसने काट लिया तो खून हमेशा बहता ही रहेगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि जोंक के मुंह में हेपरिन पाया जाता है। ठीक है, हेपरिन का काम मैंने आपको बता ही दिया। इसे बफर भी कहा जाता है और ये हमारी बॉडी का pH मेंटेन रखता है और हमेशा ब्लड को लिक्विड तरल रूप में रहने में मदद करता है। ठीक है, बेसोफिल हमारे शरीर के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है। अब आप सोचेंगे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हम आपको बताते हैं। देखिए, जब मान लीजिए किसी एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को मुक्का मारा, तो जहाँ पे वो मुक्का मारेगा क्या होगा? वहाँ की कुछ सेल इंजर्ड हो जाएंगी। ठीक है, हो सकता है वहाँ की कुछ सेल मर भी जाएं। फिर उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा सा रेड वो ऊपर से रेड हो जाता है। जहाँ पे उसने मुक्का मारा किसी को, तो उसका वो एरिया जो क्षतिग्रस्त एरिया था, इंजर्ड पोर्शन, वो रेड हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर थोड़ी सी दर्द भी होने लगता है और उसका टेम्परेचर उस एरिया का थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये जो रिएक्शन आपने देखे इसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। ठीक है, तो जो हमारा बेसोफिल होता है WBC का पार्ट बेसोफिल, ये हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को इसके फंक्शन में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, जब भी आपकी कोई सेल डैमेज हो जाती है, सेल इंजर्ड हो जाती है या फिर डेड हो जाती है, तो आप उसमें देखते होंगे कि वो रेड हो जाती है, फिर इसमें कुछ स्वेलन आ जाती है। उसके बाद में क्या देखते हैं कि इसमें कुछ पेन होने लगता है और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि इस पर हीट, वो गर्म होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस अभी हमने देखा, ये उस जगह के एरिया जहाँ पे इंजर्ड सेल्स हैं उसको रिपेयर करने का काम करती है। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कहते हैं इसको, इसमें बेसोफिल हमेशा इस काम में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन कौन कराता है, तो आपको बताना है कि बेसोफिल्स इसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऐसी कौन सी WBC है जो हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस करती है? तो अभी हमने आपको बताया बेसोफिल्स ऐसी WBC है जो हिस्टामिन और हेपरिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसिनोफिल। अब देखते हैं क्या होता है। यह संक्रमण को रोकता है और एलर्जिक क्रियाओं के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, जब आपको कोई संक्रमण हो जाता है या फिर किसी भी टाइप का एलर्जी हो जाती है तो एसिनोफिल्स वहाँ पे आपकी मदद करता है। एलर्जिक रिएक्शन के साथ मिलकर कौन कार्य करता है? तो एसिनोफिल कार्य करता है। नेक्स्ट आता है लिम्फोसाइट।
सबसे इम्पॉर्टेंट WBC का पार्ट लिम्फोसाइट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यह इनको हम 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। यह प्रतिरोधी अभिक्रियाओं को दिखाता है। जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल इंटर करेगा, जैसे भी हम देखते हैं कि कोई बाहरी वायरस हमारे बॉडी में घुस गया है, वैसे ही बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट उनसे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाता है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये बहुत ही एग्रेसिव सोल्जर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, जैसे ही किसी वायरस को हमारी बॉडी में देखा, वैसे ही ये क्या करते हैं, उन पे कूद पड़ते हैं लड़ने के लिए। जब भी किसी को एड्स होता है, जब मान लीजिए किसी को एड्स हो गया है और HIV वायरस का काम क्या होता है? टी हेल्पर, जिस टी लिम्फोसाइट को जाके मार देता है। HIV वायरस का काम क्या होता है? ये एक ऐसा वायरस है जो शरीर के अंदर जाता है और टी हेल्पर, टी लिम्फोसाइट, जिसे हम टी हेल्पर के नाम से भी जानते हैं, उसको मार देता है, जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। क्या हो जाती है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। और क्या होता है कि जब भी कोई अगला, मान लो किसी को उसे बीमारी हो गई, तो उसके में टी हेल्पर है ही नहीं, टी लिम्फोसाइट है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी कम हो गई कि वो छोटी छोटी बीमारियों से ही मर सकता है। मान लो किसी को सर्दी जुकाम हो गया, तो उसके कारण भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि टी लिम्फोसाइट, जिसे हम टी हेल्पर के नाम से भी जानते हैं, वो उसकी बॉडी में है ही नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा पार्ट थ्रोम्बोसाइट, जिसे प्लेटलेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, हिंदी में बात करें तो पट्टिकाणु या फिर बिम्बाणु, आप इसे प्लेटलेट्स के नाम से जानते होंगे। तो प्लेटलेट का बात करें तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होता है। अब पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में अगर हम देखते हैं तो 1.5 से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम जितने भी आपको ये वैल्यूज़ बता रहे हैं, ये सारी NCERT की बुक से ही मैं बताता हूँ, तो आप इस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं, इसका आकार इर्रेगुलर होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, इनका आकार इर्रेगुलर होता है, अनियमित होता है। इनका व्यास 2 से लेके 4 मिलीमीटर तक होता है। इनका निर्माण अस्थि मज्जा की केंद्रक कोशिका की सेल द्रव्य में से होता है। एवं मृत्यु कहाँ पे होती है? स्प्लीन, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, उसमें होती है। तो जैसे हमने अभी WBC के बारे में देखा, ठीक है, उनका भी निर्माण कहाँ से होता है? उनका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा से, लाल अस्थि मज्जा, वहाँ से होता है निर्माण। और मृत्यु कहाँ पे होती है? स्प्लीन में होती है। ठीक है, वैसे ही थ्रोम्बोसाइट्स का भी सेम पार्ट्स में होता है। अस्थि मज्जा की केंद्रक कोशिका से इनका निर्माण होता है और मृत्यु जब होती है तो स्प्लीन में होता है। इनका मेन फंक्शन होता है रक्त का थक्का जमाना। दोस्तों, ब्लड क्लॉट करने का जो मेन काम होता है वो होता है प्लेटलेट्स का। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर सपोज़ करो आपका कोई फ्रेंड है और उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के समय जब होता है तो उसकी बॉडी से खून बहना शुरू हो गया, और उसका खून बहता रहेगा और उस आपके दोस्त की डेथ भी हो सकती है खून के बहने के कारण। इसलिए शरीर क्या करता है, वहाँ रक्त का थक्का बना देता है, यानी कि ब्लड क्लॉट कर देता है, जिससे कि आपके दोस्त के शरीर के खून से, ठीक है, शरीर से खून बाहर ना जा सके। तो ये होता है काम ब्लड क्लॉटिंग का। तो जो खून का थक्का बनाकर रक्त को बहने से रोकने के प्रोसेस को कोगुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोगुलेशन। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, तो आपको कहना है कि जो ब्लड क्लॉट करते हैं उस प्रोसेस को ही कोगुलेशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ऐसा कौन सा आयन होता है, और ऐसा कौन सा आयन और विटामिन और प्रोटीन होता है जो प्लेटलेट्स की मदद करता है खून का थक्का बनाने में? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून का थक्का बनाते समय कौन सा आयन, विटामिन और प्रोटीन मदद करता है? तो Ca++ कैल्शियम आयन, विटामिन K और फाइब्रोनेजिन प्रोटीन। विटामिन की बात करें तो विटामिन K, प्रोटीन की बात करें तो फाइब्रोजिन प्रोटीन और कैल्शियम आयन। ये काम करता है खून का थक्का बनाने में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसकी जीवन अवधि लगभग 1 वीक, बट कभी कभी 7 से 10 दिन की भी होती है। इनकी अगर हम नॉर्मल बात करें कि इनकी जो अवधि होती है वो 1 हफ्ते की होती है। 1 हफ्ते में प्लेटलेट्स
डेड सेल्स में बदल जाते हैं, उसके बाद में रीबॉर्न फिर से नए प्लेटलेट्स बनते हैं। 7 से 10 दिन का समय हो सकता है। रक्त पट्टिकाएँ यानी कि प्लेटलेट्स केवल मनुष्य तथा स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? मनुष्यों में और स्तनधारियों में पाई जाती हैं केवल प्लेटलेट्स। इनकी संरचना उभयोतल अथवा गोलाकार डिस्क की तरह होती है। किसकी तरह होती है? इनकी संरचना कैसी होती है? गोलाकार डिस्क की तरीके से होती है। इनमें केंद्रक नहीं होता है। और दोस्तों इनके अंदर क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। रेशियो, अब हम रेशियो की बात देखते हैं। अगर किसी के शरीर में 600 आरबीसी पाया जाता है तो उसका जो रेशियो होगा, अगर हम रेशियो की बात करें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में, तो 600:1:40 इसका रेशियो होता है। यानी कि एक डब्ल्यूबीसी पर 600 आरबीसी होते हैं और 40 प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन आरबीसी एंड प्लेटलेट्स, सो यू कैन ईजिली गिव द आंसर। ओके, आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इज इक्वल टू 600:1। 600 आरबीसी होगा तो 1 डब्ल्यूबीसी होगा। और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स की बात करें 1:40, यानी कि 1 डब्ल्यूबीसी होगा तो 40 प्लेटलेट्स होंगे। और आरबीसी और प्लेटलेट्स की बात करें तो 600:40, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह सकते हैं 15:1। ठीक है, तो ये रेशियो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो इसको ज़रूर आपको याद रखना है। एंजाइम, दोस्तों एंजाइम वर्ड का मैंने अभी नाम लिया। अगर आपसे कोई पूछता है एंजाइम क्या होता है, तो आपको बताना है कि एंजाइम एक प्रकार के जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। वो क्या करते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं एक तरीके से। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट्स आज का टॉपिक था, जो कि अब फिनिश हो चुका है। आई होप आपको आज के टॉपिक में बहुत ही मज़ा आया होगा और आपको ब्लड के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। डब्ल्यूबीसी के हमने जितने डिफरेंट टाइप के पार्ट्स बताए वो भी आपको बहुत अच्छे से आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जैसे आपने बताया कि मेरा बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव में बी कहाँ से आया और पॉजिटिव का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों ब्लड ग्रुप का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये मेरी गारंटी है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। आप ये देखेंगे कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है उस ब्लड ग्रुप का क्या मतलब होता है, क्या प्लस वाला किसी निगेटिव वाले को खून दे सकता है कि नहीं दे सकता, निगेटिव वाला क्या प्लस वाले को खून दे सकता है कि नहीं दे सकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस केस के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपको नेक्स्ट टॉपिक में ब्लड ग्रुप में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद आपको क्या सब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।